नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में अहम खबरें आपके साथ डिस्कस होंगी। खबरें होंगी देश से भी और विदेश से भी। विदेशों में इस वक्त विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसकी हर हलचल आपके तक होगी। अमेरिका से लेकर वेनेजुला तक, रूस से लेकर चीन तक और भारत से लेकर कई अन्य देशों तक। साथ साथ भारत में राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, हर खबर बारीकी से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की कुछ अहम और मुख्य खबरों से करेंगे और आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जिस पर न सिर्फ हमारी नजर बल्कि आपकी और पूरी दुनिया की बनी हुई है। ट्रंप की वेनेजुएला को धमकी है, बात मानो नहीं तो आपके साथ भी वही हश्र होगा जो पहले राष्ट्रपति के साथ हुआ है। यानी अब जो अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई है उनको भी खुली धमकी दी गई है। तो वही लगातार भारत और अमेरिका के बीच बात की जाए तो टेरिफ वॉर लगी हुई है और इस बीच फिर से आपको बता दें कि भारत को ट्रंप ने एक बार टेरिफ का फिर से डर दिखाया है और इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में समन्वय बना हुआ है, तमाम चीजों को लेकर आपको साझा करें। साथ ही बात होगी देश की, जहां पर लखनऊ में दबंग की दबंगई से एक फौजी परेशान है। क्या वजह है, क्यों आखिर फौजी को परेशान कर रहा है, पूरे विस्तार से बताएंगे। अब इंदौर का मुद्दा भी लगातार बना हुआ है, जहां दूषित पानी पीने की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं और आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और मौत हो चुकी है। कई बड़े सवाल, प्रदर्शन के लिए कांग्रेस तैयार, क्या कुछ है इस हवाले से जानकारी आपको दें। बात मौसम की भी होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पूरे हम उत्तर भारत और मध्य भारत, साथ साथ कुछ इलाकों में दक्षिणी भारत में भी काफी ज्यादा ठंड हो रही है। वो आपको बताएंगे, अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से भी तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्या माहौल है बर्फ को लेकर और प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है लगातार जो मुद्दा अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बना हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति को जो है सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच फिलहाल बड़ी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वेनेजुएला को धमकी देखने को मिली है, जहां पर राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को बुरा हाल करने की धमकी जो है अमेरिका की तरफ से दे दी गई है और ये कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो बुरा हाल करेंगे आपका। ये ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था और वहां की उपराष्ट्रपति को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, कमान सौंपी। लेकिन उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको भी अमेरिका घूमने का शौक है तो आप तैयार हो जाइए, नहीं तो आप अमेरिका का सुनिए मानिए। क्योंकि अमेरिका का सीधा लक्ष्य वेनेजुएला में तेल का भंडारण है, जो कच्चे तेल का भंडारण पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बैरल में तौला गया है, नापा गया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नजरें उस पर हैं। उस पर प्रत्यक्ष रूप से अगर अमेरिका का कब्जा होता है तो जाहिर सी बात है इसका दबाव बाकी अन्य देशों पर भी पड़ेगा। रूस के साथ जो भारत और चीन जैसे बड़े देशों की तेल को लेकर सप्लाई होती है उस पर भी सीधा असर पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सैन्य शक्ति का पूरा यहां पर इजहार पूरी दुनिया के सामने किया है, लेकिन इन गतिविधियों से उनकी तानाशाही भी एकदम से उजागर हो रही है। हालांकि अभी बड़ी खबर यह भी है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने युद्ध की, खुले तौर पर युद्ध की भी घोषणा वहां पर कर दी गई है। तो बिल्कुल फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को बुरा हाल करने की खुलेआम धमकी दी है और ये भी कहा है कि अगर डेल्सी वे नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आप देखिए, लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। साफ तौर पर ट्रंप साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बुरा हाल वो वेनेजुएला का करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ पहले राष्ट्रपति को अगवा करना, उसके बाद एकदम से जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन की वो होना, और इस बीच देखिए कि इसके बाद जब उपराष्ट्रपति को कमान दी गई तो उनको भी धमकी दी गई कि हमारे अकॉर्डिंग चलो वरना बुरा हाल हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा गंभीर ये मामला अब दोनों देशों के बीच बन चुका है और संवेदनशील मुद्दा है। हम सीधे रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूँगा और इस पर बातचीत भी करेंगे। ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी हैं, रिटायर्ड हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत संवेदनशील मुद्दा इस वक्त पूरे विश्व में सर गूंज रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स पर, वैश्विक राजनीति पर भी पड़ा है। एक वर्ल्ड ऑर्डर पर भी इसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा हुआ है। इस गतिविधि को सर कैसे आप देख रहे हैं और इसके नतीजे क्या निकल कर आ सकते हैं?
देखिए, नतीजे बहुत डायरेक्शंस में बहुत जगह निकल रहे हैं। हाँ। तेल का मामला तो है ही है, ये तेल से ऊपर भी कई चीजों का मामला है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। कुछ साल पहले एक कंपनी है वेनेजुला की, जिस सिटीको, बेसिकली सारी रिफाइनरीज कंट्रोल करती है ये सिटीको की। इसको अमेरिकन एक कंपनी एम्बर एनर्जी ने इसके सारे डेट, यानी कि अभी काफी सालों से वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस थे, तो कमाई नहीं हो रही थी, तो काफी डेट इकट्ठा हो गया था। इसका थर्ड पार्टी के थ्रू डेट इकट्ठा कर लिया। कंपनी की वैल्यूएशन है $13 बिलियन, और इसका कौड़ियों के दाम इसका डेट खरीद लिया गया। डेट वापस नहीं कर पाए, तो अमेरिकन कोर्ट से पिछले साल फैसला आया कि भाई कंपनी से वसूल करो, और इसकी ऑक्शन अभी इस महीने अमेरिकन कोर्ट में होनी है। पर अमेरिकन कोर्ट अगर फैसला भी कर देता, आपका वेनेजुला पे कंट्रोल नहीं है, आप उस फैसले को एग्जीक्यूट कैसे कराते? तो जिस प्रकार लोन शार्क अपने गुंडे भेजते हैं और लोन वसूल करने के लिए, इसी प्रकार अमेरिकी एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ है कि जब अभी इस महीने उसकी ऑक्शन का फैसला किया जाएगा डेलवेयर की, और ये एम्बर एनर्जी उसको एसेट ट्रांसफर कर दिए जाएं। और इसका ओनर कौन है? एक कोई है पॉल सिंगर। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा वल्चर कैपिटलिस्ट वो है। ये हो गया एक चीज। दूसरा, जाता है वेनेजुला के बीच में से एंडीज माउंटेन ना, खाली एंडीज वेनेजुला के नहीं जाता, उसके ऊपर पेरू है, चिली है, और भी कंट्रीज हैं, ऊपर तक जाता है एंडीज ना। एंडीज में क्या है? एंडीज माउंटेन में, एंडीज में है रेयर अर्थ मिनरल्स, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आधिपत्य अभी तक किसका था? चाइना का था। चाइना ने वहां पे हैवी, खाली वेनेजुला में देखा जाए तो $60 बिलियन की चाइना की इन्वेस्टमेंट है खाली वेनेजुला में। ओके। और रातों रात वो खत्म हो गई। तो वेनेजुला से बड़ी चोट तो चाइना को पड़ी है। देखिए, वेनेजुला किसी टाइम में एक फूलता फलता खुशहाल देश था। इट इज फुल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ये अभी उनकी इनकॉम्पिटेंस, पॉलिटिकल लीडरशिप की वो बोलिए, मतलब अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हो, वो एक एग्जांपल है कि देश कहां से कहां गिर सकता है और किस प्रकार उठ भी सकता है अगर सही लीडरशिप हो। तो मतलब गलत एग्जांपल के लिए वेनेजुला आपके पास है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हो सकता है वो नार्को टेररिज्म में भी इन्वॉल्व हो, वो सारे पर वो बहाना मिल गया। तो अभी इस सब को देखते हुए अमेरिका के इंटरेस्ट काफी डीप हैं। उसने जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे अब चाइना की के ऊपर डिपेंडेंस थी, वो एक झटके में खत्म कर दी। ऑयल के ऊपर जो मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंस थी, वो खत्म कर ली। अब वो कुछ भी कर सकता है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग भी लग जाती है तो दुनिया को तेल मिलता रहेगा। तेल के प्राइसेस एक लिमिट से क्रॉस नहीं होंगे। एंड ईरान में जो हो रहा है आप देख रहे हो, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। आप इसको पढ़ के देखिए कि कल को अगर ईरान कुछ भी करता है, क्या होता है? पूरा मिडिल ईस्ट में आग लग जाता है। यूएस तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो वेनेजुला का तेल है वो थोड़ा क्रूड बाकियों से अलग है। वो हाई सल्फर कंटेंट का तेल है। आम जो नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना रिफाइनरीज हैं, वो उसको नहीं कर पाती। इसकी रिफाइनरीज दुनिया में 2-3 जगह, एक है कजाकिस्तान में है, मलेशिया में है, और खुशी की बात है भारत के गुजरात में भी है, जहां ये वेनेजुला का तेल रिफाइन हो सकता है। हाई सल्फर कंटेंट का तेल है। तो थोड़े टाइम बाद आई एम श्योर जो भी ऑयल कंपनीज यूएस की आएंगी, वो भी अपनी ऐसी रिफाइनरी सेटअप कर लेंगी जो वेनेजुलन ऑयल को, हाई सल्फर कंटेंट ऑयल को रिफाइन कर पाए। पर तब तक डिपेंडेंस रहेगी काफी हद तक। तो जहां तक भारत का सवाल जो ये है, सिचुएशन बन रही है, अगर हम जिस तरीके से बयानों को लेकर ही बात करें, ये मुद्दे रहे कहीं ना कहीं इन ओवरऑल सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि खुलेआम धमकी देना कि हमारे अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो सिचुएशन कहीं निकल, ये बयान दे दिया है कि ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, और बड़ी बात एक्ट ऑफ वॉर क्लियरली बता दिया है कि ये हो सकता है। देखिए, ममदानी एक शहर के मेयर हैं। यूएस नेशनल पॉलिसी से उनका कोई कहना देना नहीं है। उनकी अगर बात करने आप शुरू करें तो उन्होंने तो और भी बहुत चीजों पे बहुत कुछ बोला है। अभी भी उमर खालिद के ऊपर भी कुछ बोल दिया। तो उनकी की हुई बातों को आप नेशनल पॉलिसी सीरियसली नहीं ले सकते। ठीक है, वो ट्रंप के विरोधी हैं एंड मतलब दूसरे कैंप से आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बातों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए और ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है उनकी बातों को। पर हाँ, जहां तक ये बात है कि दादागिरी है, बिल्कुल दादागिरी है।
अमेरिका शुरू से करता रहा है। इनफैक्ट खाली अमेरिका क्यों, दुनिया की जो भी सुपर पावर रही है हमेशा उसने इसी तरह किया है। ब्रिटेन ने आपका मतलब शराफत से 150 साल भारत के ऊपर राज किया। आज अमेरिका अगर कर रहा है उसके प्रेसिडेंट्स हैं। आई मीन ये चीज सदियों से चलती आ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई नई चीज नहीं है। पुराने जमाने में भी तानशाह होते थे, मोनार्क होते थे, डिक्टेटर होते थे, आई मीन क्रूर राजा होते थे। एंड सिस्टम चेंज हो गया है पर मतलब कहते हैं गवर्नमेंट्स के टाइप चेंज हो गए हैं, सिस्टम्स वही हैं, वैसे ही चल रही है दुनिया। मतलब आप पिछले 1,500-2,000 साल का इतिहास ले लो। आई मीन कितनी लड़ाइयाँ, कितना क्या क्या नहीं हुआ है, और हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस रखा है। हिस्ट्री ठीक भी है वही सर। लिखता है जो हाँ। जीतता है, और दिस सो वही चल रहा है, कोई इसमें नया नहीं है। बट यस ठीक। अभी है कि खाली एक क्रूर राजा नहीं है, अभी दुनिया में और कई हैं। एंड स्पेशली विद न्यूक्लियर डेटर्स थोड़ी सी वो आ गई है कि मतलब ये जो उसने वेनेजुला के साथ किया और कहीं इसे रशिया या चाइना के साथ नहीं कर सकता। सर अमन आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर है, ट्रंप की क्यूबा और ईरान को भी धमकी मिली है। ट्रंप ने दी है, ईरान ने लोगों को मारा तो जवाब मिलेगा, ट्रंप ने सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है। क्यूबा बर्बादी के लिए तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही और कहा है कि जैसे क्यूबा की जो आर्थिकी थी वो वेनेजुएला पर निर्भर थी, अब वेनेजुएला पर अगर वहां पर अमेरिका का राज चला तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर क्यूबा पर पड़ेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान को भी खुली धमकी दी है, ईरान ने अगर लोगों को मारा तो उसको सीधा जवाब मिलेगा, क्यूबा भी बर्बादी के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें किसी डिक्टेटर से कम नहीं, डिक्टेटरशिप चरम पर नजर आ रही है, तानाशाही उनकी चरम पर नजर आ रही है। इससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ देशों को चलाना चाहते हैं। और इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट संकेत वो कई बार भारत को भी दे चुके हैं। भारत में भी इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव्स गढ़े जा चुके हैं जो एक पैटर्न के तौर पर कई देशों में अपनाए गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन या बाकी जितने भी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, छोटे देश, नेपाल, श्रीलंका और अन्य देश भी देखे गए हैं। तो चलिए सर, जिस तरीके से लगातार ये बातें आ रही हैं कि ईरान को धमकी देना, क्यूबा को अपने अकॉर्डिंग चलाना, हाँ। दादागिरी की जो हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं समझते कि अपने देश को छोड़ के बाकी और पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और उन देशों पर भी कहीं ना कहीं अपना दबाव जमाना चाहते हैं। चाहे भारत की बात करें तो कोई और उंगली नहीं जो है वो लगाई जा सकती, तो टैरिफ को लेकर बार बार आ जाते हैं ट्रंप। तो ये डिक्टेटरशिप ही है जो उनकी सामने आ रही है ओवरऑल ग्लोबली। अब देखिए, जो ट्रंप इस वक्त ट्राई कर रहे हैं अमेरिका को एक गंभीर आर्थिक संकट से निकालने के लिए। आर्थिक संकट इतना गहरा है कि वो 33 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो अमेरिका कुछ करके भी नहीं चुका सकता। मतलब और दूसरा है कि पेट्रो डॉलर्स की डोमिनेंस, जिसकी वजह से अभी तक पिछले 50 साल अमेरिका चलता रहा है, और ये जो 850 मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में बनाए हैं उसने, ये सब उसकी बदौलत है कि नोट छापते जाओ वो करके। अब जब वो खतरे में आ रहा है तो वो हर हालत में उसको बचाना चाहता है। ये सारी कार्रवाई उसी के इर्द गिर्द है। एंड ऑफ द डे एक बिल क्लिंटन ने अपने पीछे लिखा हुआ था ना, इट इज इकोनॉमी यू स्टूपिड, इट्स इकोनॉमी यू स्टूपिड। तो आप याद रखिए हमेशा अगर जंग भी होती है उसके पीछे भी अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमी होती है, उसी के बेस पे जंग होती है। कोई जंग मतलब या तो आप किसी के मिनरल रिसोर्सेज कंट्रोल करने चाहते हो, जैसा वेनेजुएला में हो रहा है कि आप मिनरल रिसोर्सेज कंट्रोल करना चाहते हो, या उसके कोई मेजर इकोनॉमिक और एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हो, या आपको उससे कोई मेजर इकोनॉमिक फायदा हो रहा है। हर जंग उसके ऊपर बेस्ड है। यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में भी मिनरल है, किसी टाइम में दुनिया की ब्रेड बास्केट थी, मतलब पूरी दुनिया को खाना खिला सकती थी। रिसोर्सेज सारी लड़ाइयां उसके ऊपर है। वेनेजुएला भी उसके ऊपर है। वो कुछ लोग जैसे जिनको बोलते हैं ना कि वो मजहबी लड़ाइयां, वो सब दुनिया के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित है, मिडिल ईस्ट वगैरह में। उसके सिवाय बाकी हर जगह इट इज रिसोर्सेज, इट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई है, ये समझने की जरूरत है। तो अमेरिका बिल्कुल सही है, दादागिरी दिखा रहा है, पर दादागिरी क्यों दिखा रहा है? बिकॉज उसके भी पास डेस्परेशन है। अभी आपने देखा कि जब पिछले मिसाल 1-1.5 महीने के लिए मतलब इकोनॉमिक फ्रीज आ गया था अमेरिका में, क्या हाल हो गया था। एंड दिस कुड बिकम ए परमानेंट थिंग।
इनफैक्ट द वर्ल्ड इज लुकिंग कि मे बी इस साल मेजर कोई क्राइसिस आ जाए अमेरिका में, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं अवॉइड करने का। ये सारा उसी क्रम का हिस्सा है, उसी क्रम का हिस्सा है अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने। एक छोटा जवाब भारत के संदर्भ में भी जानना जरूरी है कि भारत अभी किस पोजीशन पर खड़ा है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पर किस पोजीशन पर खड़ा है, और अगर भारत के सामने कोई संकट खड़ा होता है तो पॉलिटिकली, सोशली कैसे इसको चैलेंज किया जा सकता है? सर, छोटा सा जवाब। देखिए, बिल्कुल भारत ऐसी स्थान पे खड़ा है कि भारत के साथ जो वेनेजुएला में हुआ वो नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, वो नहीं किया जा सकता, उसके रिपरकशंस काफी स्ट्रांग होंगे। मतलब वी आर नॉट ए नोबडी मिलिटरीली, सो अगर वो पूरी अपनी फ्लीट्स भी भेज दें, दे कैन नॉट डू ए वेनेजुएला। यस, टैरिफ पर टैरिफ के पास के लिए हमारे पास जवाब है। हम पूरा इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंट्रोल करते हैं, हम भी बहुत प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका को, जो हमने डाला है। सो एंड ऑफ द डे कंप्रोमाइज होने हैं भारत के साथ, भारत को वेनेजुएला से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। फिलहाल ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबली अगर सिचुएशंस की बात करें तो तमाम अलग अलग देशों में जो इंटरकनेक्टेड ये लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप की डिक्टेटरशिप कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इस बीच सीएम की तरफ से यानी कि रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि सदन में महत्वपूर्ण चर्चाएं ही होंगी और विपक्ष ने प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा है। लगातार अपने मुद्दों को लेकर पहले भी अगर बात की जाए विपक्ष घेरती हुई नजर आ रहे हैं। अब उन्हीं मुद्दों को बार बार उखेड़कर चर्चाएं किस तरीके से संभव होंगी इस सत्र में, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल इस बीच आपको सीधे दिल्ली विधानसभा में लिए चलेंगे, जहां पर एलजी अपना शुरुआती संबोधन कर रहे हैं। सुनिए जरा। इसके तहत अब तक 19,287 मरीजों का सफल उपचार किया गया है। पीएम ABHIM योजना के अंतर्गत 283 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफायती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 29 जन औषधि केंद्र भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 37 अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के विस्तार की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने तथा दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एम्बुलेंस की कुल संख्या अब 330 हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम तथा PPP डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 13,150 रुपए प्रति माह कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है।
यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम की स्मृति और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 100 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक तकनीक और AI का उपयोग कर अंग्रेजी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं एवं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत PM श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर दिल्ली में 75 CM श्री विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं होंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। आज के डिजिटल युग में तकनीक तक पहुंच कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश लेने वाले 1200 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। CBSE द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सरकारी विद्यालयों में 175 IT लैब्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रयोगशाला में 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दुगना से ज़्यादा बढ़ाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त एशियाई, कॉमनवेल्थ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी खेल प्रोत्साहित राशि को 1.5 से 3 गुना तक बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकार के समर्पण को मैं साधुवाद देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 गुना करते हुए लगभग 28,000 करोड़ रुपए किया है। इसका उद्देश्य केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक ऐसी राजधानी के रूप में तैयार करना है जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन प्रस्तुत करे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहल के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से लगभग 3,535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें लगभग 1150 देवी बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना की योजना पर भी कार्य जारी है। सरकार बसों और मेट्रो के बीच सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए NCMC लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क पिंक कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो फेज 4 के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। मेरी सरकार ने थोड़े ही समय के कार्यकाल में 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया है एवं 400 किलोमीटर सड़कों 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके वर्ष 2026 में नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है कि बची हुई 300 किलोमीटर सड़कें भी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरी तरह से नवीनीकृत कर ली जाएगी।
कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की 3 प्रमुख सड़कों एमजी रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड के विकास की योजना पर कार्य चल रहा है। मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली तथा बड़ी खबर, दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये इस वक्त की अहम अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है और इस फैसले को बरकरार रखने के बाद उमर खालिद शर्जील की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 5 अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत मिली है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है उमर खालिद, जिसकी आज अमेरिका में भी चर्चा हो रही है, दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है और फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली दंगों के बाद उमर खालिद का नाम सामने देखने को मिल रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि 5 जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी शर्त रखी गई थी और इसको लेकर बड़ा फैसला ये है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वही सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और जमानत याचिका इन दोनों की फिलहाल खारिज कर दी गई है और जमानत जो है बाकी वालों को मिल गई है। और लेकिन उमर खालिद को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ा अपडेट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और इस बीच कोई भी फैसला नया नहीं सुनाया है। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसी को अभी तक बरकरार रखे हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो नजर आ रही है। इस बीच यहाँ पर यूएपीए के मामले में ये 5 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद था और आरोपियों ने ट्रायल में देरी को जमानत का आधार बनाया है, जबकि दिल्ली पुलिस आरोपों को गंभीरता और साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध कर रही थी। और ये विरोध आपको बता दें कि ऐसा है कि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है इनकी। बड़ी बात यह है 5 साल से अधिक समय हो गया है इन सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, चाहे उमर खालिद हो या फिर शर्जील इमाम हो, अब जेल से बाहर नहीं आएंगे और इसका फैसला आज होना था वो हो गया है। जहां पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बिग कॉन्स्पिरेसी मामले में खालिद और इमाम के साथ साथ जो 5 आरोपी हैं उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुना चुकी है और बड़ी बात यह है कि दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा गया और हाईकोर्ट के ही फैसले को आगे दोहराया गया कि इनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज ही रही। बिल्कुल, 10 दिसंबर को इस फैसले को सुरक्षित किया गया था, उसके बाद आज इसे सार्वजनिक सुना दिया गया है और ये दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ पूरा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए इन लोगों की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है और बाकी कुछ लोगों को शर्तों पर जमानत दे दी है। ये बहुत बड़ा मामला था दिल्ली राइट्स से जुड़ा हुआ। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसकी साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है वो जुड़े हुए बताए गए हैं, जिसको लेकर आज ये फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। उनकी तरफ से फैसला सुनाया गया। इस मामले में कुछ आरोपी हैं जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत फिलहाल मंजूर कर दी है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उनको जमानत फिलहाल नहीं मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम शामिल हैं। ये 2 मुख्य नाम जिनको अभी भी जमानत नहीं मिली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। जब उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो यहां अराजकता और गुंडागर्दी थी। सरकारी योजनाओं का फायदा किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच रहा था। एक तरफ अराजकता और कुशासन था और दूसरी तरफ हिंदू समाज 500 साल की गुलामी से आजाद होने के लिए तरस रहा था। उसी समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। जब वे काम कर रहे थे तो उन्हें अस्थिर करने की साजिशें भी रची गई हैं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा तो राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले
मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। लेकिन जब वह कार्य करते उन्हें अस्थिर करने की साजिशें होने लग गई, अव्यवस्थाएं फैलाने लग गई, और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। चलिए एक और बड़ी खबर, दबंगई से परेशान फौजी। लखनऊ से बड़ी खबर, रिटायर्ड फौजी के प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा किया है और ये मामला भड़क उठा है। आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बताना चाहेंगे एक वो फौजी जो देश की सेवा करके आए हैं, पीड़ित ने वीडियो बनाकर शेयर किया है और वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी जो उनके साथ जो भी हो रहा है उसको साझा किया गया है। तो दबंग ने दबंगई दिखाकर एक फौजी को जो है, या रिटायर्ड फौजी को जो है, वो कहीं ना कहीं धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है अगर आवाज उठाए। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को सोशल मीडिया के सामने जाहिर माध्यम से सामने रखा है। हमारे पूरी प्लॉट पे इन्होंने अपना प्लॉटिंग का रास्ता निकाल दिया और ये बाउंड्री की है, ये पूरा का पूरा ये बाउंड्री हुआ है। ये इन्होंने रातों रात जबरदस्ती 10-15 हथियारबंद लोग आए हुए थे, जिसमें इन्होंने जबरदस्ती इसको रातों रात कब्जा किया है। और अब जब भी हम लोग इस प्लॉट पे आते थे या कुछ करते थे तो वो बंदूकधारी हमको मारने की धमकी देते थे। और जिसमें आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह वही हैं जो सस्पेंड हैं, और महेंद्र सिंह जो मेन यहाँ का पूरा प्लॉटिंग उसका 5-6 करोड़ का इसके नाम पे प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और ये इस समय सस्पेंड चल रहा है कप सिरप वाले कांड में। इसके पत्नी के नाम पे 50 लाख से कितना ट्रांसफर हुआ था पैसा, और इसके नाम पे अभी भी 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और ये मेरा 800 स्क्वायर फीट और ऐसे ही करीब 5-6 फौजियों का, एक्स सर्विसमैन सभी लोगों का इसने बाउंड्री तोड़ दिया है। इसके बाबत हमने पुलिस कमिश्नर, थाना गोल्ड
सिटी और तहसील सरोजनी नगर यहाँ कई बार कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन अभी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस ज़मीन का हमने पैमाइश भी कराया, जिसमें इन्होंने 1 बीघा लिया है। 1 बीघा से इन्होंने 7 बिस्सा एक्स्ट्रा कब्जा किया है। वो 7 बिस्सा में हमारा प्लाट है। इसके लिए हमने कई बार कंप्लेन दिया और यहाँ के जो लेखपाल हैं वो भी उनसे पैसा लिए हुए हैं, उन्हीं की तरफ बात करते हैं। हमने इनको कितनी बार लेखपाल को बोला कि जब हमने भूमाफिया पोर्टल पे भी डाला था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। देख सकते हैं ये हमारे पूरी प्लाट पे इन्होंने अपना प्लॉटिंग का रास्ता। तो चलिए, ये थी उत्तर प्रदेश की बात। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर आपको बता दें कि लगातार दूषित पानी का मसला जो है वहां पर बना हुआ है और इसी के चलते एक और मौत जो है वहां पर हुई है। दूषित पानी से 17 जो है मृतकों का आंकड़ा पहुंच चुका है। भागीरथपुरा में 9000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है और कल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी शासन की तरफ से। बिल्कुल, एक और मौत की वजह से फिर से सवालों को घेरे में सरकार आ चुकी है। भागीरथपुरा में 9416 लोगों की जांच हुई है और 20 नए मरीज मिले। हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होगी, जो रिपोर्ट तैयार करने की कही गई थी। दरअसल इंदौर का पूरा मामला, जहां पर दूषित पानी की वजह से अभी तक कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं अस्पतालों में। कई लोग आईसीयू में हैं, बच्चे इससे बीमार हैं, उल्टी दस्त हो चुकी है और सरकार के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर समय रहते इस पूरे मामले को देखा क्यों नहीं गया, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। अगर समय पर संज्ञान लिया गया होता तो आज ये नतीजे हम सबके सामने नहीं होते और आज सरकार की किरकिरी और सरकार की आलोचना नहीं हो रही होती। ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अब रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें पाई जाएंगी, रिपोर्ट में क्या होगा, पानी दूषित कैसे हुआ, क्या वजह रही, ये तमाम चीजें रिपोर्ट में मेंशन हो सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इन्हें वैक्सीन भी दी जा रही है। हालांकि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, जिसके बाद अब कुछ दिनों में कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 11 जनवरी को प्रदर्शन जो है वो शुरू किया जाएगा और लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नजर आएगी। इस बीच अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें किडनी जिनकी खराब हो गई है दूषित पानी पीने की वजह से और आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद एक शख्स की वेंटिलेटर पर जब उसे लिया गया उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्योंकि यहाँ पर बड़ा बात यह है कि ओवरऑल इंदौर की अगर बात की जाए सबसे साफ स्थिति माना जाता था और आज वहीं पर इस तरीके के मामले जब सामने आ रहे हैं तो कटघरे में सरकार है वहां की और विपक्ष पूरा जो मोर्चा है वो खोले हुए है और सरकार पर सवाल बड़े खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मामला बहुत बड़ा है और गंभीर है, लेकिन सरकार अब संज्ञान इस पर ले रही है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।